जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता। हे जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता। चमत्कार नहीं सच बतलाए, सिद्ध करके हम दिखलाए। जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता। हे जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि हम इतने प्रकार के व्यंजन बनाते क्यों हैं, या फिर हम भोजन पकाते ही क्यों हैं। हम भी पशुओं की तरह बिना पकाए भोजन क्यों नहीं खाते, या फिर रोज एक ही प्रकार की चीज क्यों नहीं खाते, मसलन सिर्फ दाल चावल या कोई भी सब्जी। सैकड़ों साल पहले हमारे पूर्वज भी तो यही करते थे। भोजन का हमारे जीवन में शारीरिक प्रभाव के अलावा मानसिक तथा सामाजिक प्रभाव भी होता है। असल में हमारा शरीर निरंतर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। ये ऊर्जा हमारे शरीर को स्वस्थ रखने, उसे बढ़ने और बीमारियों से बचाए रखने में इस्तेमाल होती है। हमारा भोजन शरीर को दिया जाने वाला ईंधन है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह तो हो गई भोजन की शारीरिक आवश्यकता। कई बार हम जब बाहर जाते हैं और अगर हमें भूख नहीं भी लगी होती है तो कुछ चटपटी चीज देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है और उसे खाकर हम संतुष्ट महसूस करते हैं। हम भोजन को कई तरह की चीजों से सजाते या गार्निश करते हैं। हम कई तरह के पकवान बनाते हैं। ये सारी चीजें हमारी भूख से ज्यादा हमारे दिमाग को संतुष्ट करती हैं और शायद यही कारण होगा कि मानव सभ्यता में भोजन पकाया जाने लगा होगा। अब अगर खाना अच्छा दिखता है तो हर कोई बड़े चाव से खाता है। तो ये हुआ भोजन का मानसिक प्रभाव। अब बात जब पकवान की हो रही है तो दावत को कैसे भूल सकते हैं। अगर हम दावत से भोजन हटा दें तो शायद दावत का कोई मतलब ही ना हो। हम दोस्तों को घर बुलाते हैं, उनके लिए कई तरह के पकवान बनाते हैं। दरअसल भोजन हमारे सामाजिक बंधन को बांधे रखने का एक सूत्र है। हम दुख और सुख दोनों में अपने दोस्तों के लिए भोजन बनाते हैं। तो स्वस्थ रहना और अच्छे से खाना भोजन के इन 3 प्रभावों पर निर्भर करता है। भोजन को पकाए जाने के दौरान ये तत्व विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं से गुजरते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इन पदार्थों में क्या रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। असल में भोजन पकाकर हम अपने पाचन तंत्र की सहायता करते हैं। भोजन पकाए जाने से वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है और हमारा शरीर उसे आसानी से पचा लेता है। मैंने अपने कुछ दोस्तों को दावत पे बुलाया है और मैंने सोचा है कि सारा खाना मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगी। मेन्यू में मैंने कुछ ऐसी चीजें डिसाइड की हैं: पनीर, मछली, बिरयानी, खिचड़ी, अंडा करी, रोटी और गोभी की सब्जी। अंडे यहाँ मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। पनीर मैं उसी तरीके से बनाऊंगी जैसे माँ बताती थी। मछली यहाँ पे उसी मसाले में मैरिनेट हुई है जो नानी माँ ने बताया था। लेकिन नानी माँ के इन नुस्खों का राज क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम मांस को मैरिनेट करके क्यों पकाते हैं, जबकि सब्जियां हम यूं ही पका देते हैं? और एक और सवाल, क्या ये सोचा है कि मानव सभ्यता में सबसे पहले अंडे कब उबालने शुरू किए होंगे? या फिर दाल हम प्रेशर कुकर में ही क्यों बनाते हैं? असल में भोजन में प्रोटीनों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए तो प्रोटीन के स्रोत अंडे, मांस, दूध, पनीर और दालें आदि भोजन का हिस्सा होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्लों के परस्पर जुड़े अत्यंत छोटे अणुओं से बनी लंबी श्रृंखला है।
जब इन प्रोटीन्स को गर्म किया जाता है तब इनके मध्य बंधे कमजोर बंध टूट जाते हैं और अमीनो अम्ल की श्रृंखला एक दूसरे से जुड़कर एक जाल के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप द्रव प्रोटीन जो अंडे में सफेद और पीले भाग के रूप में पाया जाता है अर्ध ठोस अवस्था में आ जाता है। यह प्रक्रिया स्कंदन यानी कोगुलेशन कहलाती है। इसी प्रकार जब दूध में नींबू का रस मिलाया जाता है तब भी दूध के प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है। स्कंदन का उपयोग पनीर बनाने में किया जाता है। इसके लिए दूध में रेनिन नामक एंजाइम डालते हैं। तो आप अब समझ गए होंगे कि पनीर बनने में भी रसायन विज्ञान का कमाल है। खैर, मांस, चिकन और मछलियों में कोलेजन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो मांसपेशियों के आधारभूत अवयव होने के साथ ही ऊतकों को जोड़े रखता है। इस प्रोटीन के कारण मांस कठोर होता है जिसे अनपका खाने पर आसानी से ये पचता नहीं। इसीलिए मांस को सुपाच्य बनाने के लिए मुलायम करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए मांस को पानी के साथ एक निश्चित तापमान पर उबालकर तथा भूनकर या गर्म करके मुलायम किया जाता है ताकि ये आसानी से पच जाए। इसके अलावा मांस को खाने योग्य बनाने के लिए प्रोटीन को सुपाच्य बनाने वाले पेपिन नामक एंजाइम भी मिलाए जाते हैं। ये एंजाइम कच्चे पपीते में पाया जाता है। हे जो है जैसा क्यों है वैसा जो है होता क्यों है होता। हे जो है जैसा क्यों है वैसा जो है होता क्यों है होता। अब मेरे पास काफी टाइम है। जब तक मेरी मछली मैरिनेट हो रही है तब तक मैं चावल की तैयारी कर लेती हूँ। मेरे मेन्यू में चावल के 2 प्रकार के व्यंजन हैं, खिचड़ी और बिरयानी। अब खिचड़ी के लिए खिचड़ी वाले चावल और बिरयानी के लिए बासमती वाले चावल। पर 2 तरह के चावल क्यों? खैर, और ये गए चावल पानी में। अब मैं आटा निकाल लेती हूँ। ओह, शुक्र है आटा ज्यादा नहीं था। मैं अपना फेस धो लेती हूँ। अरे, पानी लगाते ही मेरा चेहरा चिपचिपा कैसे हो गया? मेरे हाथ भी चिपचिपे हो गए। ये आटे और चावल में चिपचिपापन आता कहाँ से है? और हम रोटी बनाने के लिए आटा क्यों गूंथते हैं? अब हम कार्बोहाइड्रेट युक्त अनाजों जैसे कि गेहूं, चावल आदि की बात करते हैं। गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का और आलू स्टार्च से भरपूर होते हैं। स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक होता है जो ग्लूकोज के अणुओं के जुड़ने से बना होता है। स्टार्च पानी में अघुलनशील होता है। जब चावल या गेहूं को उबाला जाता है तब गेहूं के कण पानी को सोखते हैं और फूलकर मुलायम हो जाते हैं, जिससे वो आसानी से सुपाच्य हो जाता है। गेहूं कणों को लगातार उबालने पर बना घोल मुलायम होकर स्टार्च के कारण जेली जैसा गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। आपने ऐसे चावल भी खाए होंगे जो काफी लंबे और बिखरे होते होंगे, जिनका एक एक दाना भी गिना जा सके, और ऐसे चावल भी खाए होंगे जो लसलसे होकर चिपचिपे हों। असल में चावल को साधारण रूप से पकाने में भी रसायन विज्ञान की भूमिका है। चावल की विभिन्न किस्में हैं जो पौष्टिक तत्वों की मात्रा और स्टार्च के अलग अलग प्रकार के कारण एक दूसरे से अलग होती हैं। चावल में 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, जिन्हें एमिलोज और एम्यूलोपेक्टिन कहते हैं। एमिलोज लंबा व सीधा स्टार्च अणु होता है जो पकाने पर जेली जैसा नहीं होता, जबकि एम्यूलोपेक्टिन उच्च शाखित अणु होते हैं जो चावल के दाने को पकाने पर उन्हें लसलसा बना देते हैं।
इसलिए ऐसे चावलों का उपयोग इडली, उत्तपम, कुलचा आदि बनाने के लिए किया जाता है। गेहूं विश्व में सबसे अधिक खाए जाने वाले अनाजों में दूसरे स्थान पर है। गेहूं रेशों से भरपूर होता है और वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। गेहूं के आटे से ब्रेड, चपाती, तंदूरी रोटी और अन्य ऐसी खाद्य सामग्रियां तैयार की जाती हैं जो दैनिक जीवन का अभिन्न अंग हैं। असल में गेहूं में ग्लूटन नामक प्राकृतिक प्रोटीन पाया जाता है जो अनेक प्रोटीन्स का मिश्रण होने के साथ ही पानी में अघुलनशील होता है और आटे को लोचदार बनाता है। ग्लूटन की यह खूबी ही तो आटे को सेकने के लिए आदर्श बनाती है। असल में ग्लूटन में पाए जाने वाली प्रोटीन अणुओं की श्रृंखला कार्बन डाइऑक्साइड को जकड़ लेती है और यही कारण है रोटी को जब सेका जाता है तो वो फूल जाती है। अधिकतर दालों की बाहरी परत कठोर होती है, इसलिए इन्हें पकाने के लिए अधिक ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। जब प्रेशर कुकर में इसे पकाते हैं तो ये उबलती है और वाष्प बाहर नहीं निकाल पाती। धीरे धीरे वाष्प के बढ़ने से दाब और ऊष्मा दोनों कुकर के अंदर बढ़ने लगते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर का तापमान पानी के क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंच जाता है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है और यही कारण है कि चावल और दाल जैसे अनाज को प्रेशर कुकर में पकाया जाता है। यहाँ मछली पकाना मैंने शुरू कर दी है और तेल गरम हो गया है, बस इसमें मछली डालने की देरी है। यहाँ हमने मछली डाल दी, साथ ही साथ मैं पनीर की तैयारी भी शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस पनीर के लिए भी तेल गरम करना है और उसमें कुछ मिर्चें डालनी है। तो यहाँ हम शुरू करेंगे तेल गरम करना। तो अब दोनों चीजें बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि चीजें हम तेल में ही क्यों तलते हैं? मतलब पानी में क्यों नहीं तलते? मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि समोसा खाते समय टिश्यू पेपर की सहायता से तेल ही निकाल लेते हैं। अरे भाई, अगर तेल निकालना ही था तो पहले डाला क्यों? कभी कभार पूरियों को देखकर हमारे मुंह में पानी आ ही जाता है। ये बात अलग है कि कुछ लोगों को तेल में तली पूरी अच्छी लगती है तो कुछ लोगों को घी में तली। तलने के दौरान तेल, घी या अन्य किसी माध्यम से ऊष्मा खाद्य सामग्री तक पहुंचती है, जैसे कि इस फूल रही पूरी में पहुंच रही है। तलने के दौरान तलने वाले माध्यम और तले जाने वाले पदार्थ यानी पूरी दोनों में रासायनिक परिवर्तन होता है, जिससे पदार्थ के रंग और संरचना में परिवर्तन आता है। असल में तलने के दौरान वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण तेल के अणुओं का ऑक्सीकरण हो जाता है। गर्म करने के दौरान पानी की तुलना में तेल ज्यादा समय तक द्रव अवस्था में रहने की क्षमता रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरी को पानी में तलने का प्रयास करें तो ये तलने के लिए उचित नहीं होगा और यही कारण है कि हम पूरी को तेल में पकाते हैं। वैसे खाद्य तेलों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा तो करते ही हैं, साथ में भोजन को विशिष्ट सुगंध और स्वाद भी प्रदान करते हैं। इनसे शरीर की कोशिकाओं को चिकनाहट भी मिलती है और भूख लगने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। विभिन्न खाद्य तेलों की संरचना अलग अलग होती है और इसी पर उनकी गुणवत्ता निर्भर करती है। ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के 3 अणुओं से बना ट्राइग्लिसराइड इन तेलों में मुख्य तत्व होता है। बाजार में कुछ तेल कृत्रिम रूप से भी बनाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मूंगफली तेल और हाइड्रोजन की क्रिया कराई जाती है। भारतीय घरों में आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला वनस्पति तेल इसी प्रकार बनाया जाता है, लेकिन ट्रांस फैट मानवीय स्वास्थ्य के लिए बुरे होते हैं और ये मोटापे, हृदय संबंधी बीमारियों, कैंसर, मधुमेह और लिवर आदि रोगों का कारण बनते हैं। हे जो है जैसा क्यों है वैसा जो है होता क्यों है होता।
हे जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता। चलिए, मेरी मेन्यू की काफ़ी चीज़ों की तैयारी हो चुकी है। शाम को मेरी एक ऐसी दोस्त आ रही है जिसे मेरी माँ के हाथ का बना अचार बहुत पसंद है, और आज शाम मैं उसे निराश नहीं करना चाहती। पिछली गर्मी ही मेरी माँ ने अचार भेजा था जिसमें से काफ़ी बच गया है। हैरानी की बात है कि इतने समय तक भी ये खराब नहीं हुआ। अब इस टमाटर को ही देख लीजिए, मैं इसे फ्रिज में रखना भूल गई थी और ये खराब हो गया। पर ये केचप की बोतल पिछले 2 महीने से टिकी हुई है और खराब नहीं हो रही। और वो बाजार में मिलने वाले रेडी टू ईट पैकेट्स जो कई दिनों तक खराब ही नहीं होते। आखिर क्या राज है इन चीजों के लंबे समय तक टिके रहने के पीछे? रसोई घर में सब्जी या खाद्य सामग्री के खराब हो जाने पर अक्सर लोगों को शोक मनाते देखा जाता है। ज्यादा दिनों तक अगर सब्जी को खुला छोड़ दिया जाए तो बदबू और फफूंद लग जाती है। लेकिन अचार के साथ ऐसा नहीं होता। अचार को चाहे कितने ही दिनों तक के लिए उपयोग में रख लो, वैसे का वैसा ही रहता है। अचार को खराब होने से बचाने में नमक, तेल और कुछ खास किस्म के मसाले मददगार साबित होते हैं। इस तरह के मसाले परिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। वैसे मसाले का प्रयोग प्राचीन समय से खाद्य सामग्रियों को परिरक्षित करने के लिए किया जाता रहा है। वैज्ञानिक प्रयोगों से भी मसालों के सूक्ष्म जीवरोधी गुणों का पता चला है। वैज्ञानिकों ने खोजा कि मसाले ऐसे कुछ शक्तिशाली तत्वों को रखते हैं जो जीवाणुओं और फफूंद की वृद्धि को रोकने के साथ ही उन्हें खराब होने से बचाते हैं। वैज्ञानिकों ने मसालों की 30 प्रजातियों पर भोजन को खराब करने वाले जीवाणुओं के साथ परखा। प्रत्येक मसाला कम से कम एक प्रजाति पर प्रभावी होता है। जीवाणुओं पर प्रभावी कुछ मसालों में काली मिर्च, अदरक, प्याज, लहसुन और अजवाइन मुख्य हैं। ये मसाले जीवाणुओं को खत्म कर देते हैं या उनकी वृद्धि को धीमा कर देते हैं। लहसुन और प्याज में सल्फर के अंतर्गत एलिसिन और एलिल आइसोथायोसाइनेट घटक होते हैं। एलिसिन जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है। लहसुन और प्याज दोनों को रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी जाना जाता है। मसालों के पेड़ों में ऐसे रसायन होते हैं जिनकी सुगंध और स्वाद खाने का जायका बढ़ा देते हैं। मसालों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के वाष्पशील तेल भी सुगंध देते हैं, जो उनमें उपस्थित रासायनिक घटक ओलेरिस्नी के कारण होता है। अधिकतर परिवारों में खाद्य योगज के रूप में सिरका, तेल, चीनी और नमक का उपयोग किया जाता रहा है। अचार और मुरब्बे को लंबे समय तक रखने के लिए भी ऐसे ही पदार्थों को मिलाया जाता है। आधुनिक समय में परिष्कृत आहार के बढ़ते चलन के कारण प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों तरह के ही खाद्य परिरक्षक विकसित एवं उपयोग किए जा रहे हैं। लेकिन सभी खाद्य परिरक्षकों में रासायनिक यौगिक होते हैं। आज अनेक प्रकार के स्थायी कारक रसायनों जैसे सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और सिरका को खाद्य उत्पादों में उनके स्वाद को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ परिरक्षक जैसे विटामिन सी, ब्यूटिल हाइड्रॉक्सीनिसोल और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीट्रोज्यूनी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट परिरक्षक की भांति कार्य करते हुए खाद्य पदार्थों पर ऑक्सीजन के प्रभाव को रोकते हैं और उन्हें सड़ने से बचाते हैं। रसायनों का एक वर्ग खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाता है। ऐसे रसायन स्वादिष्ट कारक कहलाते हैं। इनका उपयोग खाद्य पदार्थों के स्वाद में वृद्धि करने के साथ ही टॉफी, आइसक्रीम, समोसे, कचौरी और अन्य ऐसे खाद्य पदार्थों के लिए किया जाता है जिनमें प्राकृतिक रूप से वांछित सुगंध और स्वाद नहीं होता है। कुछ सामान्य स्वादिष्ट कारकों में मोनोसोडियम, वनीला और लिमोनेन मुख्य हैं। चलिए, दावत तो बड़ी अच्छी हो गई और मेरे दोस्तों ने इसका लुत्फ भी उठाया। उन्होंने मेरी पाक कला को भी बहुत पसंद किया
और आज अपनी रसोई के जरिए मैंने इससे जुड़े रसायन विज्ञान को भी जाना। जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता। चमत्कार नहीं सच बतलाए, सिद्ध करके हम दिखलाए। जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता। खाना क्यों हम खाते पकाकर, कच्चा क्यों न खाते चबाकर। पानी से क्यों बुझती है प्यास, आखिर इसमें क्या है ऐसा। जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता।